हेलो एवरीवन, बहुत सिंपल में आपका स्वागत है। आज से हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास, भारत का इतिहास और संस्कृति। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा भौगोलिक पृष्ठभूमि। शुरुआत करेंगे, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे। ओके। और आपको इतिहास में यहाँ पे फुल डिटेल मिलेगी, यानी कि कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा। आपको एक स्टोरी वाइज आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से बता पाऊँ। ओके। तो हम शुरू करते हैं कि जो हमारा भारत देश है एशिया महाद्वीप में आता है। ओके। एशिया महाद्वीप में देखिए, बताती हूँ आपको। वेट, हाँ, जस्ट वेट। एशिया महाद्वीप, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत कहाँ पर है? ये हिमालय पर्वत यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है हिमालय पर्वत तथा हिंद महासागर यहाँ पर है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में। ओके। हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप का, जो एशिया महाद्वीप अपना, उसका एक विशाल प्रायद्वीप जिसे हम भारत कहते हैं। ओके। इसका जो विस्तृत भूखंड है जिसे हम उपमहाद्वीप कहा जाता है, आकार में विषम चतुर्भुज जैसा है। ये लगभग इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई इसकी है 2933, यानी कि जो इतनी ये है इसकी हो गई लंबाई। जो लंबाई है, पहले चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई ये वाली है इसकी 2933, ठीक है। और लंबाई है इसकी, लंबाई है 3214। ओके, ये हो गई। अब इसे देखते हैं कि रूस को छोड़कर अगर विस्तार में यह इसको देखा जाए तो यह समस्त यूरोप यानी पूरा यूरोप के बराबर है हमारा भारत देश। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा और मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। इसको 4 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं 4 भाग कौन कौन से थे ये। उत्तर में, यानी कि उत्तर का इतना हिस्सा हम देख लेते हैं। ये दक्षिण का हो गया, ये दक्षिण, ये नीचे का दक्षिण हो गया, ये उत्तर का हो गया, ठीक है। उत्तर में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब पर्वतीय प्रदेश क्यों? यहाँ पर पर्वत है, ये पर्वत इधर अधिकतर, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं इसे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। यह तराइन के दलदल वनों से लेकर हिमालय की चोटी तक विस्तृत फैला है। यानी कि जो तराइन का जो युद्ध जहाँ पंजाब में हुआ था, तराइन पंजाब में है, पंजाब से लेकर पंजाब के तराइन के दलदल वन, वहाँ पे दलदल वन होंगे वहाँ से लेकर हिमालय की चोटी तक विस्तृत फैला हुआ है। जिसमें अब इसमें क्या क्या आते हैं, तराइन जो फैला हुआ है जो इसमें आता है, क्या क्या आता है हिमालय में? कश्मीर आता है। अब देखते हैं हम कश्मीर कहाँ है। देखिए, कश्मीर यहाँ आ गया। कश्मीर, कांगड़ा, टेहरी, कुमायूं और एक आता है सिक्किम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये है फैला हुआ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में, अगर पर्वतों के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा लेते हैं हम गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान, पहले पर्वत का लिया, अब हम गंगा यमुना या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु का देखें तो ये रहा हमारा गंगा। आपको पता ही यहाँ से निकली हुई है, ठीक है। गंगा, सिंधु
का उत्तरी मैदान कहा जाता है। अब इस प्रदेश में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ की घाटियाँ, सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग तथा गंगा और यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश मिलते हैं। देश का यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। यहाँ आर्य संस्कृति का विकास हुआ, इसे ही आर्यावर्त कहा गया है। ओके, ये जो उत्तर का है ना, इसे ही जहाँ गंगा और सिंधु में फैली हुई, यहीं पर इतने में इसको ही आर्यावर्त कहा है उत्तर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारे उत्तर का, पर्वतीय प्रदेश से हो गया और गंगा तथा सिंधु घाटी के उत्तर का काम हो गया। अब दक्षिण पर आते हैं। दक्षिण हमारा हिस्सा, जैसे कि आप जानते हैं, दक्षिण का हिस्सा ये वाला हमारा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दक्षिण का पठार। अब दक्षिण का पठार में क्या क्या आता है देखते हैं। इस प्रदेश के जो दक्षिण, इतना आ गया, दक्षिण का पठार में आता है। इस प्रदेश के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। इसमें नर्मदा, अब नर्मदा भी इतने में आ रही है। ठीक है, आ रही, इतने में आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और अपनी आई है दक्षिण की कृष्णा नदी यहाँ पर है। ठीक है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। ठीक है, ये आ गया। और दक्षिण के मैदान की बात करते हैं हम। सुदूर, चौथा पॉइंट है हमारा ये, 4 भागों में बांटा ना, ये चौथा पॉइंट है। अब चौथा देखते हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान में आते हैं। इसमें दक्षिण के लंबे तथा संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित है। जो दक्षिण का है, जो लंबे क्षेत्रीय समुद्र क्षेत्र लगे हुआ है, समुद्र लगे हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, इस भाग में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश आते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें आते हैं कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कावेरी। ठीक है, ये वाले इसमें नदियाँ आती है, डेल्टा आते हैं इसमें। ठीक है, तो दक्षिण का पठार, सुदूर दक्षिण का प्रदेश मिलकर आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ विंध्य तथा सतपुड़ा पहाड़ियों और महाकांतर के वन मिलकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। अब ये कैसा हो गया देखते हम कि यहाँ पर दिया गया है कि नर्मदा ये यहाँ से इतनी, ये गली, ये नर्मदा जा रही, और नर्मदा, और इसका एक और नाम लिया है नर्मदा, और ताप्ती भी यहाँ से इसे निकल रही है, यहाँ तक जा रही है इसमें। ठीक है, बंगाल के अरब सागर में नदियाँ। विंध्य प्रदेश, अब विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में, यह रहा मध्य प्रदेश में ये विंध्य प्रदेश है। ठीक है, विंध्य प्रदेश, और नीचे आता सतपुड़ा प्रदेश, और उसके बीच में से ही नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, ये मध्य प्रदेश है ये वाला, इसमें ही यहीं से यहाँ तक निकलती है। ठीक है, इसके बीच में से यह निकलती है। ये हमारी हो गई नर्मदा और ताप्ती के बारे में हम देख लिया हमने। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जिसे इसमें देखा कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। अब नर्मदा बहती है किसके बीच में? विंध्य प्रदेश और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहती है। ठीक है, इन दोनों को अलग करती है कौन सी? नर्मदा नदी के पृथक्करण के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का विकास हुआ, दक्षिण भारत में एक सर्वथा भिन्न संस्कृति विकसित हुई, जिसे द्रविड़ कहा जाता है। इस संस्कृति के अवशेष आज भी दक्षिण में विद्यमान है। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता रहा है, ये सब जानते हैं। हिंद महासागर इस देश को पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से घेरे हुए है। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से ये घेरा हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये हिंद महासागर पूरा फैला हुआ है। इस जो प्राकृतिक सीमाओं द्वारा भ्राम्य आक्रमणों से अधिकांश सुरक्षित रहने के कारण भारत देश अपनी एक सर्वथा
स्वतंत्र तथा पृथक सभ्यता का निर्माण कर सका। भारतीय इतिहास पर यहाँ के भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ के प्रदेश क्षेत्र को सभ्यता का निर्माण कर सका। भारतीय इतिहास पर यहाँ के भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ा। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र को अपनी अलग अलग कहानी है। यहाँ की अलग अलग कहानी है प्रत्येक क्षेत्र की। एक और ऊंचे पर्वत है तो दूसरी ओर नीचे के मैदान है। एक और अत्यंत उपजाऊ प्रदेश है तो दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान है। यहाँ उभरे पठार, घने वन, एकांत घाटियाँ, एक ही साथ कुछ स्थान अत्यंत उष्ण तथा कुछ अत्यंत शीतल हैं। विभिन्न भौगोलिक उप विभागों के कारण यहाँ प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है। ऐसी विषमता यूरोप में कहीं भी दिखाई नहीं देती। ये हम सभी जानते हैं क्योंकि भारत का प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र एक विशिष्ट इकाई के रूप में विकसित हुआ। उसने सदियों तथा अपनी विशिष्टता बनाए रखी। इस विशेषपन के कारण प्रजाति तथा भाषागत तत्व भी उत्तरदायी रहे। फलस्वरूप संपूर्ण देश में राजनीतिक एकता की स्थापना करना कभी भी संभव नहीं हो सका। अनेक समय में इसके लिए महान शासकों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। भारत का इतिहास एक प्रकार से केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की प्रकृति के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। देश की विशालता तथा विश्व के शेष भागों से इसकी पृथकता ने अनेक महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए हैं। भारत के अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारतीय शासकों तथा सेना नायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विस्तृत करने या अपनी सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही किया। दक्षिण के चोलों का उदाहरण इस विषय में एक अपवाद माना जा सकता है। अति प्राचीन समय से यहाँ भिन्न जाति, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते हैं। किसी भी बाहरी परिवेश को यहाँ की विशेषताएं जो भिन्नता है खटक सकती हैं, परंतु इन बाह्य विशेषताओं के मध्य एकता दिखाई देती है जिसकी कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकता। फलस्वरूप विभिन्नता में एकता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता बन गई है। देश की समान प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि की भावना जागृत किया है। मौलिक एकता का विचार यहाँ सदैव बना रहा। इसने देश के राजनीतिक आदर्शों को प्रभावित किया। व्यवहार में राजनीतिक एकता बहुत कम स्थापित हुई। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में इसे इतिहास के प्रत्येक युग में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक एकता अधिक सुस्पष्ट रही है। भाषा, साहित्य, सामाजिक तथा धार्मिक आदर्श इस एकता के प्रमुख माध्यम रहे हैं। भारतीय इतिहास के प्रति अति प्राचीन काल से ही हमें इस मौलिक एकता के दर्शन होते हैं। महाकाव्य तथा पुराणों में इस संपूर्ण देश को भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय या भरत की संतान कहा गया है। विष्णु पुराण में इस कहा गया है कि इस एकता की अभिव्यक्ति है। स्पष्ट कहा है कि इस एकता की अभिव्यक्ति हुई है समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। प्राचीन कवियों, लेखकों तथा विचारकों के मस्तिष्क में एक ही यह भावना थी कि सदियों पहले से ही विद्यमान रही है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। यह सार्वभौम सम्राट की अवधारणा भारतीय सम्राटों को अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रेरणा देती रही है। भारतीयों की प्राचीन धार्मिक भावना एवं विश्वासों से भी इस सारभूत एकता का परिचय मिलता है। यहाँ की 7 पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी।
7 पर्वत हैं, महेंद्र, वलय, सह, शुक्तिमान, शस्य, विंध्य तथा पारियात्र तथा 7 नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती, पुरी तथा द्वारावती। देश के विभिन्न भागों में बसी हुई होने पर भी देश के सभी निवासियों के लिए समान रूप से ये श्रद्धेय रहे हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का सर्वत्र सम्मान है। शिव और विष्णु आदि देवता सर्वत्र पूजे जाते हैं। यहाँ अनेक भाषाएं हैं, वे सभी संस्कृत से ही उद्भूत प्रभावित हुई है। धर्मशास्त्रों तथा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था भी सर्वत्र एक ही समान है। वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के आदर्श रहे हैं। प्राचीन समय में जबकि आवागमन के साधनों का अभाव था, पर्यटक, धर्मोपदेश, तीर्थयात्री, विद्यार्थी आदि इस एकता को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करते रहे हैं। राजसूय, अश्वमेघ आदि यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा चक्रवर्ती पद के आकांक्षी सम्राटों ने सदैव इस भावना को व्यक्त किया है कि भारत का विशाल भूखंड एक है,